किडनी स्टोन डायग्नोस हुआ है और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। कोई कह रहा है कि अगर दर्द या कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पड़े रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी साथ वाले ने कह दिया कि दवाई लेने की जरूरत है। कोई कह रहा है कि किडनी खराब हो सकती है, इसलिए सर्जरी करवानी पड़ेगी, और कौन सी सर्जरी करवानी पड़ेगी ये भी कंफ्यूजन है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि किडनी स्टोन का क्या बेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। इस चीजों को हम ब्रीफली कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर रवि भट्टन, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट, रोबोटिक यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। किडनी स्टोन काफी कॉमन है और हमारे नियर एंड डियर में किसी न किसी में मिल ही जाता है। पर कई बार तो ये साइलेंट स्टोन होते हैं, मतलब काफी छोटे स्टोन होते हैं, या फिर ऐसे स्टोन जिनमें पेन नहीं होता, या फिर कई बार दर्द है, वोमिटिंग है, जी घबराना, या फिर पेशाब में तकलीफ, इस वजह से सोनोग्राफी करवाई जाती है और तो पता लगता है कि स्टोन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? क्या ये दवाइयों से ठीक होंगे या फिर क्या सर्जरी करनी चाहिए? सर्जरी में भी लेजर या फिर बाकी कई और तरह के भी ऑपरेशंस या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा ये हम अभी कुछ देर में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। किडनी स्टोन के लिए क्या बेस्ट डाइट रहती है या क्या खाना पीना है, ये मैंने एक अलग वीडियो में डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं कि किडनी स्टोन के लिए डाइट क्या रहती है, स्पेशली किडनी स्टोन रिकरेंस को रोकने के लिए क्या खाना चाहिए और हाइड्रेशन कितना रखना चाहिए। तो किडनी स्टोन की जब बात करते हैं तो KUB रीजन यानी कि किडनी यूरेटर ब्लैडर का जो रीजन होता है, जनरली हम सब में 2 किडनी होती है और दोनों किडनी से यूरिन पेशाब की थैली के अंदर जाता है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को जो कनेक्ट करने वाली ट्यूब होती है उसे यूरेटर कहा जाता है। ये लगभग 25 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है। तो जैसे 2 किडनी है तो 2 यूरेटर हो गए। तो जब स्टोन बनता है तो वो या तो किडनी में हो सकता है, या फिर ये जो नली है जिसे यूरेटर कहते हैं उसमें कहीं फंस सकता है, या पेशाब की थैली में फंस सकता है। तो स्टोन कई बार एसिम्प्टोमेटिक या साइलेंट स्टोन होते हैं, मतलब हेल्थ चेकअप करवाया, किसी और वजह से सोनोग्राफी करवाई तो उसके अंदर स्टोन आ जाता है, या फिर कई बार दर्द वगैरह की वजह से स्टोन का पता लगता है। तो जब भी किडनी स्टोन का पता लगता है तो कई चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि पेशेंट को पहली बात सिम्टम है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो रही सिम्टम है तो सबसे पहले उनको ट्रीट करना पड़ेगा। फिर ये देखना पड़ता है कि 2 किडनी है या एक ही किडनी है, क्योंकि अगर सॉलिटरी किडनी में स्टोन है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है, क्योंकि अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो क्रिएटिनिन बढ़ना पड़ता है। तो अगला पॉइंट यही है कि क्रिएटिनिन क्या है, ये भी देखना पड़ता है कि ब्लॉकेज की वजह से क्रिएटिनिन बढ़ तो नहीं रहा है। फिर पेशेंट को कोई और हेल्थ कंडीशन वगैरह तो नहीं है, जैसे काफी ओल्ड एज है, BP, डायबिटीज या कार्डियक पेशेंट है, तो उस वजह से क्या है कि स्टोन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है कई बार वो हार्ट या बाकी चीजों में पेन या इस वजह से या इन्फेक्शन की वजह से ज्यादा असर तो नहीं डाल सकती है। और इसके अलावा ये देखा जाता है कि किडनी में स्वेलिंग कितनी है, जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस बोला जाता है। तो वो स्वेलिंग भी 4 तरह की होती है। तो अगर स्वेलिंग काफी ज्यादा है तो ये भी देखना पड़ता है कि कहीं किडनी डैमेज होने की तरफ तो नहीं जा रही है। तो अब सबसे पहले हम तो साइलेंट स्टोन की बारे में बात करते हैं। साइलेंट स्टोन मतलब जो सोनोग्राफी में सडनली पता लग गया। तो वो अगर स्टोन किडनी के अंदर है, छोटा स्टोन की जब मैं बात करूँ तो वो 4 मिलीमीटर या उससे जो छोटे स्टोन होते हैं ना, उनको क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट स्टोन माना जाता है। जैसे सोनोग्राफी कराई तो कई बार ये भी कहा जाता है कि कंक्रीशंस है। कंक्रीशंस यानी कि मिट्टी के छोटे कण, वो 4 mm से छोटे या कई बार 1-2 mm जितने होते हैं, जिनको कंक्रीशन लिखा जाता है। तो ऐसे स्टोन किडनी के अंदर और किडनी में कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं है। ब्लॉकेज मतलब किडनी में कैलिक्स होते हैं। एक सिंपल भाषा में समझने के लिए, कैलिक्स यानी कि किडनी से जो यूरिन चल के आता है वो कैलिक्स से होकर और उसके बाद में जो किडनी और यूरेटर के जंक्शन है PUJ, तो वहां से होता हुआ यूरेटर से होता हो जाता है। तो कहीं कोई कैलिक्स का ब्लॉकेज तो नहीं है, या फिर जब पेल्विस वाला रीजन है वहां अगर स्टोन फंस जाए तो उसको ब्लॉक करके किडनी में स्वेलिंग कर सकते हैं। तो छोटे स्टोन है वो जनरली ये कहा जाता है कि आप पानी खूब पियो, क्योंकि जो यूरेटर है वो उसमें भी 3-4 मिलीमीटर का डायमीटर होता है, तो जनरली वो अच्छे हाइड्रेशन से निकल जाते हैं। और 10 mm से बड़े स्टोन है उनको जनरली निकलने की पॉसिबिलिटी काफी कम होती है। तो उनमें सजेस्ट किया जाता है कि कुछ ना कुछ इंटरवेंशन की जरूरत हो। इंटरवेंशन मतलब लेजर या कोई और सर्जरी या कुछ और करने की। तो वो क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो 4 से 10 mm के स्टोन होते हैं उसके अंदर रहता है कि कई मेडिसिन रहती है वो दी जाती है, स्पेशली यूरेटर के अंदर, क्योंकि किडनी के अंदर तो अगर 10 mm से बड़ा स्टोन है तो प्रोसीजर करने की जरूरत होती है, लेकिन अगर इससे छोटा स्टोन है तो भी कोई एलोपैथी में कोई ऐसी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन नहीं है। कुछ सिरप कई बार दे दिए जाते हैं जिनका कुछ कुछ रोल रहता है, लेकिन जब ये नली में आ जाता है यूरेटर में तो कई इफेक्टिव मेडिसिन है। तो यूरेटर एक जैसे स्टील की पाइप होती है, बिल्कुल वैसा नहीं रहता है कि हर तरफ एक ही चौड़ाई है। ये कई जगह पतला होता है, कई जगह मोटा होता है।
क्योंकि इसका बेसिक मैकेनिज्म तो यही है कि यूरिन किडनी से ब्लैडर की तरफ जाए और वापस रिवर्स फ्लो नहीं हो। इवन जब ब्लैडर भरा हुआ हो तो रिवर्स फ्लो नहीं हो, क्योंकि अगर रिवर्स फ्लो होता है तो जिसे रिफ्लक्स कहा जाता है वो भी एक डिजीज है। तो यूरिन एक वन वे मैकेनिज्म है, किडनी से ब्लैडर की तरफ जाएगा और उसके बाद में जब हमें इच्छा होगी तो यूरिन जाएगा। तो इसमें तीन जगह बेसिक नैरोइंग कह सकते हैं कि तीन जगह थोड़ा सिकुड़ा हुआ होता है, जो एक तो किडनी और यूरेटर का जो जंक्शन है उससे पीयूजे कहते हैं, वहां थोड़ी नैरोइंग मिलेगी, वहां स्टोन फंसने की पॉसिबिलिटी रहती है। सेकंड, जो मिड यूरेटर मान सकते हैं कि बीच का रास्ता, वहां मेजर वेसल्स मतलब खून की नलियां जाती है जिनसे भी कंप्रेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत रहता है, तो वहां थोड़ा सा नैरो पोर्शन होता है, तो वहां स्टोन फंस सकता है, आइलियड वेसल्स होते हैं। इसलिए सोनोग्राफी में कई बार लिखा होता है कि स्टोन जैसे इसके ऊपर वाले यूरेटर के अंदर है। और जो थर्ड, जो सबसे नैरोस पोर्शन होता है, जो यूरेटर ब्लैडर में बोलते हैं, जिसे वीयूजे बोलते हैं, वेसाइको यूरेटर जंक्शन, तो वो नैरोस्ट पोर्शन होता है। तो इन तीन जगह फंसने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो जैसे मैंने बताया 4 mm से छोटे स्टोन जनरली निकल जाते हैं, 4 से 10 mm के स्टोन के रहता है कि फंसने की पॉसिबिलिटी रहती है। और स्टोन जितना बड़ा है और यूरेटर में जितना ऊपर की तरफ है उतना उसके निकलने की पॉसिबिलिटी कम रहती है, क्योंकि स्टोन में कई बार ऐसा रहता है कि साइज छोटा है लेकिन वो फिर भी इसलिए फंस जाता है क्योंकि बॉडी भी ट्राई करती है और स्टोन की वजह से वहां थोड़ा इडिमा हो जाता है। इडिमा मतलब बॉडी ट्राई कर रही है तो इसलिए थोड़ा सा एडिशनल कंप्रेशन हो जाता है, जिस वजह से स्टोन और फंस जाता है, निकलता नहीं है, या फिर टाइम बीत जाता है। तो ये माना जाता है जनरली कि अब इसके निकलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि कई बार ये यूरेटर की वॉल में, दीवार में, उसमें थोड़ा सा फंस जाता है इसका कुछ पोर्शन, जिस वजह से भी स्टोन नहीं निकल पाता है। तो ये कई सारे रीजन रहते हैं और फिर हर पर्सन टू पर्सन तो वेरी करता ही है। कई लोगों में आपने देखा होगा बड़ा स्टोन है वही निकल जाता है, क्योंकि हर एक चीज की 3 डायमेंशन होती है, स्टोन की भी ऐसे 3 डायमेंशन है। तो वो स्टोन कैसे जाकर फंसा है उस पर डिपेंड करता है। कि लिखा है कि 10 मिलीमीटर साइज है स्टोन का, सोनोग्राफी में लिखा है, लेकिन 10 मिलीमीटर में भी ये रहता है कि एक डायमेंशन तो 10 मिलीमीटर होगी, दूसरी डायमेंशन हो सकता है 2 मिलीमीटर हो, तो हो सकता है ऐसे निकल जाए। तो इसके लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है, जिसमें से जैसे टैमसुलोसिन, एल्फ्यूजोसिन, सिलोडोसिन, ये जनरल दवाइयां प्रोस्टेट में भी दी जाती है। वैसे ही ये यूरेटर को भी चौड़ा करने में हेल्प करती है। तो जो लोअर यूरेटर है, नीचे यूरेटर को 3 हिस्सों में बांट दें, बिल्कुल 3 इक्वल डिवाइड कर दें, अपर, मिडल और लोअर। तो लोअर यूरेटर में इन दवाइयों का रोल काफी ज्यादा होता है, मिड यूरेटर में भी थोड़ा, और अपर यूरेटर में इनके रिसेप्टर काफी कम होते हैं, तो इसलिए उसमें इनका रोल कम होता है। लेकिन जनरली अगर यूरेटिक स्टोन है तो इसमें दवाइयां दी जाती है। एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि भाई अगर मेरे को पेन नहीं है, स्टोन फंसा भी हुआ है, तो फिर मैं क्यों ट्रीटमेंट लूँ? ठीक है, पड़ा है, क्या दिक्कत हो रही है, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर स्टोन फंसा हुआ है और अगर कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया और 6 हफ्ते से ज्यादा है तो किडनी खराब होने का रिस्क है। इसलिए सोनोग्राफी में एक चीज जरूर देखते हैं हम कि हाइड्रोनेफ्रोसिस, किडनी की स्वेलिंग कितनी है। तो सोनोग्राफी के हिसाब से मोटे तौर पे 4 तरह की स्वेलिंग बताते हैं वो, एक तो मिनिमल, फिर माइल्ड, फिर मॉडरेट और फिर ग्रॉस यानी कि सीवियर। जिस ग्रॉस या सीवियर मतलब किडनियां खराब होने की तरफ जा रही है। मिनिमल या माइल्ड का मतलब है वेट कर सकते हैं, मॉडरेट में थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। तो इसलिए स्वेलिंग कितनी है उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए कोई भी पेशेंट जनरली आता है और ऐसा लगता है मेडिकल मैनेजमेंट हो सकता है तो उसे, और कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, यंग है, तो कहते हैं कि यार लिक्विड ज्यादा लो, पानी, नींबू, छाछ, नारियल पानी, ये सब ज्यादा लो। इसके अलावा कुछ दवाइयां भी दी जाती है, फिर 10-12 दिन का दिया जाता है। उसके बाद में दोबारा अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि अगर निकल गया तो ठीक है, या अगर स्टोन खिसक के नीचे आ गया तो फिर देखते हैं कि कोर्स एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं तो फिर एडवाइस की जाती है कि प्रोसीजर की तरफ जाओ। और ये उस केस में जब 2 किडनी है, क्योंकि सिंगल किडनी में अगर कुछ ऐसा होगा तो तुरंत क्रिएटिनिन बढ़ने लग जाएगा। तो बेसिक दवाइयां तो टैमसुलोसिन, एल्फ्यूजोसिन, सिलोडोसिन है, जिन्हें अल्फा ब्लॉकर कहा जाता है, क्योंकि इनके रिसेप्टर इसमें यूरेटर में होते हैं, जिससे रास्ता चौड़ा करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे मैंने एडिमा की बात की कि वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, तो डेफ्लाज़ाकोट एक स्टेरॉइड है, उसका भी कुछ स्टडीज कहती हैं कि रोल रहता है, तो कई बार ये भी दे देते हैं। इसके अलावा टाडालाफिल है जो इरेक्शन में हेल्प करती है, लेकिन लो डोज यूरेटर में भी कई बार स्टोन निकालने में हेल्प कर देती है। तो इन सब दवाइयों का कुछ रोल रहता है, लेकिन टैमसुलोसिन, एल्फोजोसिन, सिलोडोसिन जो अल्फा ब्लॉकर है उनका जनरली रोल प्रूवन है। फिर वो सिरप रहते हैं, जैसे जो यूटीआई या यूरिन इन्फेक्शन में दे देते हैं, इसी तरह के सिरप रहते हैं, अल्कलाइजर सिरप, तो वो कई बार स्टोन में हेल्प करते हैं, कि तोड़ने में हेल्प करते हैं। पर वो डिपेंड करता है स्टोन कैसा है, क्योंकि आपने देखा होगा कई स्टोन तो ऐसे हैं कि हाथ लगाते ही टूट जाते हैं, पर कई स्टोन ऐसे हैं कि आप अगर बहुत ताकत लगाए तब भी नहीं टूटते हैं। तो बहुत जो कमजोर स्टोन होते हैं उनके निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है।
तो अगर कोई भी पेशेंट ऐसे दिखाने आता है जिसका साइलेंट स्टोन है, तो उसको ये एडवाइस किया जाता है कि साइज कितना है, किडनी में स्वेलिंग कितनी है, उस हिसाब से देखा जाएगा। अगर बहुत छोटा स्टोन है तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं है तो फिर सीरियल मॉनिटरिंग फॉलोअप में जैसे अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे 3 या 6 महीने के इंटरवल पे अकॉर्डिंगली, और उस हिसाब से रिव्यू करके देख सकते हैं। लेकिन अगर ब्लॉकेज है या सिम्टम्स आए हैं तो पहले उसके सिम्टम रिलीफ का देखा जाएगा, क्रिएटिनिन देखा जाएगा कितना है, वो नॉर्मल है ना, यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पेशेंट के वाइटल्स मतलब फीवर वगैरह तो नहीं है, सीबीसी में इन्फेक्शन तो नहीं है। तो उस हिसाब से उसका अगर लगता है कि सब ठीक है तो फिर मेडिकल मैनेजमेंट अगर अप्लाई किया जा सकता है तो ये हाइड्रेशन थेरेपी भी जिसको बोलते हैं कि लिक्विड ज्यादा लेता रहो और फिर साथ में ये टैबलेट्स वगैरह ट्राई किया जाए। तो अब अगर स्टोन नहीं निकल पाता या फिर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है या सिंगल किडनी के अंदर है या साइज बड़ा है जिस वजह से किडनी में स्वेलिंग है, तो फिर स्टोन में कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करने की जरूरत होती है। इंटरवेंशन मतलब कुछ ना कुछ सर्जिकल प्रोसीजर। वो 2 भागों में डिवाइड किए हुए हैं, एक तो जो मिनिमल इन्वेसिव जिन्हें लेजर टाइप के कह सकते हैं, और दूसरे जो सर्जिकल मैनेजमेंट है जिसमें ओपन लेप्रोस्कोपी का रोबोटिक मेथड आता है। हालांकि जो लेजर वाले हैं वो काफी कॉमन है, जिसमें ESWL, URSL, RIRS, PCNL इस तरह के ट्रीटमेंट है, वो मैं भी बताता हूँ कि एक एक करके क्या है। तो स्टोन के अंदर अगर इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट सर्जिकल करते हैं तो जनरली कई बार सीटी स्कैन करवाई जाती है। सीटी स्कैन बताती है किडनी की स्ट्रक्चर कैसी है, और इनफैक्ट वो स्टोन की डेंसिटी बताती है, मतलब स्टोन कितना हार्ड है, कितनी ताकत लगेगी तोड़ने के अंदर, मतलब लेजर से एक बार में हो जाएगा क्या, या फिर जो शॉक वेव देते हैं वो तोड़ पाएगी या नहीं पाएगी, उसकी डेंसिटी बताती है। जितना हार्ड होगा डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसे HU यानी कि हाउंसफील्ड यूनिट कहते हैं। वो जैसे 1000 से ज्यादा 1100 1200 ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब कैल्शियम कंटेंट ज्यादा है, और कम है तो सिस्टीन हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन हो रही है तो इन्फेक्शन स्टोन हो सकते हैं, जिसे स्ट्रोमाइड स्टोन कहा जाता है। तो एक सीटी स्कैन से रफ आइडिया मिलता है। दूसरा, सीटी स्कैन से ये भी पता लगता है कि स्टोन और बॉडी के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ये स्पेशली जब ESWL करने का सोचते हैं, जिसे शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहा जाता है, तो उसके अंदर हेल्प करती है, क्योंकि ये किरणें बॉडी को क्रॉस करके वहां तक जाती है। तो अब सबसे पहले ESWL की बात करते हैं। ESWL पहले काफी कॉमन था, अभी तो इतना कॉमन नहीं रहा जब से लेजर वाले ये स्पेशली RIRS आ गया है। तो ESWL में जनरली ये आउट पेशेंट बेसिस पे हो जाता है, मतलब पेशेंट को एडमिट करने की काफी केसेस में जरूरत नहीं रहती है। फिर जैसे OPD बेसिस पे हो जाता है, या फिर डे केयर में हो जाएगा, मतलब सुबह एडमिट किया और शाम को घर भेज देते हैं। तो इसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया के अंदर हो जाता है, पेशेंट को बेहोश नहीं करना पड़ता, सिर्फ उसी हिस्से में थोड़ा सा लोकल एप्लीकेशन कर देते हैं, और फिर एक मशीन होती है जिससे किरणें डाली जाती हैं वहाँ पर फोकस करके। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि कई बार स्टोन नहीं टूट पाता, या फिर कुछ टुकड़े होते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं, स्टेंट कई बार डालने की जरूरत रहती है। तो ये कुछ इशू रहते हैं, लेकिन कई लोगों में काफी अच्छा भी रहता है, क्योंकि अगर बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डिपेंड करता है बस पेशेंट टू पेशेंट। हालांकि बहुत बड़ा स्टोन हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हो तो ESWL कई बार नहीं भी दी जाती है, बड़े स्टोन में तो खासकर ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। फिर दूसरा, और इसके अलावा ESWL किडनी वाले स्टोन में या अपर यूरेटर में भी जनरली इफेक्टिव रहती है। मिडिल या लोअर में क्या, आंतों की शेडो आ जाती है, आंतें आने लग जाती है, तो वहां थोड़ा रिस्क रहता है। तो किडनी या फिर अपर यूरेटर में ही कॉशियसली इसको यूज किया जा सकता है। फिर दूसरा है जो ज्यादा कॉमन है, URSL या RIRS। URSL मतलब यूरेट्रोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी, मतलब यूरिन के रास्ते से जाएंगे, फिर यूरेटर से होते हुए स्टोन तक जाएंगे, सेमी रिजिड यूरेट्रोस्कोप होता है वहां तक पहुंचे। फिर जो कॉमन तोड़ने वाला पॉपुलर मेथड है वो लेजर है। तो लेजर से स्टोन के टुकड़ों में तोड़ा जाता है और एक स्टेंट डाल देते हैं। जो स्टेंट टेम्परेरी होता है वो 7 से 21 दिन में वेरी करता है जनरली, वो फिर बाद में निकाला जाता है। टेम्परेरी स्टेंट है, कहने का मतलब है 1 से 4 हफ्ते के अंदर पेशेंट निकाला जाता है। दूसरा, इसी लेजर के अंदर RIRS है। RIRS मतलब रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी है। इसके अंदर फ्लेक्सिबल स्कोप होता है, जाता तो ये भी यूरिन के रास्ते से है, पर ये किडनी तक पहुंच जाता है। किडनी में भी कहीं भी हो तो फ्लेक्सिबल होता है, ये मूवमेंट करके तोड़ देता है। पर इन यूरेट्रोस्कोपी या RIRS की भी रिस्ट्रिक्शन है कि काफी बड़े स्टोन होते हैं, तो फिर कई बार ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। यूरेटर में भी फिर इंजरी के रिस्क रहते हैं लंबे टाइम तक रखेंगे तो। और ये URSL या RIRS में कई बार ऐसा होता है कि रास्ता इतना ब्लॉक होता है कि वो जाने ही नहीं देता उसको। तो किसी किसी केस में ऐसा होता है कि खाली स्टैंड डालना पड़ता है। फिर जनरली 1-2 हफ्ते बाद में दोबारा करते हैं, तब ये मशीनें पहुंच जाती है और तब लेजर से तोड़ देते हैं। अब इसके बाद में PCNL है। PCNL भी काफी पुराना है। PCNL के अंदर में किडनी के अंदर
छेद किया जाता है, पीछे से एक छेद करके और फिर वहां से मशीन जाएगी जिसे नेफ्रोस्कोप कहते हैं, और फिर लेजर से स्टोन को तोड़ते हैं। ये जनरली बड़े स्टोन हो तो भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा टाइम का इतना लिमिटेशन नहीं रहता कि ब्लीडिंग नहीं है, मशीन स्टेबल है, तो इसमें तोड़ा जा सकता है, डायरेक्ट किडनी में पहुंच गए। ये पीसीएनएल हो गया। अब कई बार कंडीशंस ऐसी होती है जैसे किडनी की पोजीशन कहीं और है, किडनी जैसे ब्लैडर है, पेल्विक एरिया बॉडी के निचले हिस्से में जहाँ आते वगैरह है, तो फिर कई बार ये सारी नहीं हो पाती है, या फिर किसी और वजह से अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर ओपन लेप्रोस्कोपी के रोबोटिक मेथड भी होते हैं। आज हालांकि जब से पीसीएनएल, यूआरएसएल, आरआईआरएस ये सब पॉपुलर हुए हैं तो ये ओपन लेप्रोस्कोपी रोबोटिक प्रोसीजर काफी कम हो गए। तो मेरा बस आपको यही सजेशन है कि अगर आपको किडनी स्टोन के बारे में पता चला है तो इसको कभी भी लाइट नहीं मिला। अगर छोटा स्टोन भी है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए कि मेरे को खाने पीने में क्या ध्यान रखना है, कैसे खाना है, और इस स्टोन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर किडनी में प्रेशर पड़ेगा तो कुछ ना कुछ उसका फंक्शन डैमेज होगा। तो ऐसा कुछ नहीं हो, इस बारे में हमें कॉशियस रहना चाहिए। अपना ध्यान रखिए, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी इशू हो तो अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कीजिए, और ऐसे और ही भी वीडियो के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।